सर जैसे कि देखने में आ रहा है, पीछे आप विधायक भी रहे थे बाड़ा हल्के से। बाड़ा हल्के की समस्याओं को लेकर के काफ़ी ग्रामीणों की शिकायत भी है कि इसमें कहीं समाधान नहीं हो रहा, चाहे वो किसानों की बात है, चाहे वो मजदूर, चाहे वो व्यापारियों की बात है। आज किसान भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मुआवजे को लेकर के। काफ़ी जो है ऐसी समस्याएं जिनका बार बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सरकार बीजेपी की होने के नाते बीजेपी के जो यहाँ से लीडर हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आम जनता की सुनवाई कैसे हो? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अभी कल भी खबर है, हरियाणा सरकार ने और चीफ सेक्रेटरी ने ये नोटिस भेज दिया कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अब जनता के साथ बैठ के जो संवाद करेंगे, जिसमें एमएलएज की बात और एमपी की बात आई है, तो वो डीसी को वहाँ नहीं बुला सकेंगे, अधिकारियों को वहाँ नहीं बुला सकेंगे। डीसी जब चाहे अधिकारियों को बुला सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस आदेश के बाद कि सरकार की खुद की मंशा ये है कि जनप्रतिनिधियों का के हाथ में किसी भी तरह की कोई भी पावर, कोई भी ताकत ना रहे, और सारे का सारा सरकार का जो काम है वो सरकारी अधिकारी चला रहे हैं। और सरकारी अधिकारियों के पास जब ताकत आ जाती है तो वहाँ उनकी मनमानी चलती है। इसके साथ ही जो पोर्टल व्यवस्था, अनेक तरह के पोर्टल खोल के जो व्यवस्था बनाई गई है, और कनेक्टिविटी नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो तो नेशनल लेवल पर है ही। उन पोर्टलों में सारे लोगों को उड़ जा दिया। किसी को भी कोई भी सुविधा जो सरकारी तौर पर मिलनी चाहिए और जिसके लिए जनप्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं, ताकि उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि अधिकारियों के सामने खड़ा होके और अपना लोगों के जो काम, ज़रूरी काम है वो करवा सके, वो सारे रास्ते बंद कर दिए। खुद सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया कि जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी को नहीं बुला सकेंगे, आदेश नहीं दे सकेंगे। ये कल की ही खबर है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार व्यवहारिक कोई काम कर रही है, और ये अव्यवहारिकता ही आज समस्याओं की जड़ बनी हुई है। सबसे बड़ी बात तो बाड़ा की जनता ने जो है विधायक को यहाँ से चुना, उनका अभी सरकार में भी हिस्सेदारी है। बाड़ा की जनता को उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद में जेजेपी का वहाँ भाजपा जो गठबंधन है सरकार में हिस्सेदारी है तो हल्के की काफ़ी विकास करेंगे। लेकिन हिस्सेदारी होने के बाद भी जो है यहाँ हल्के के काम रुके हुए हैं, जिसको लेकर के जो है विपक्षी पार्टी जितनी भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी जो बढ़ चढ़ के मुद्दे को उठा रही हैं। आप एक कांग्रेस से नेता होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है जनता की समस्याओं को जोर से उठाया जाए और सरकार के यानी कि विधानसभा में भी इस चीज़ को उठाया जाए विपक्ष के होने के नाते। तो हल्के की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी का अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी कितना जो है जन समस्या को उठा रही है? देखिए, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं चुनी हुई और विधायक हैं, वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल सहयोगी पार्टी की विधायक ही नहीं है, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की सगी माता जी की। और इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी कि उसके बावजूद भी आपने सिर्फ एक बारडा विधानसभा की बात करी है। मैं जो ये पोर्टल की समस्या कर रहा हूँ, बारडा विधानसभा तो इससे अछूता है ही नहीं। और ये अपेक्षा करता था बारडा विधानसभा उस दिन से ही जिस दिन से यहाँ के विधायक यहाँ की जो विधायिका बनी है, उनका बेटा हरियाणा प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। तो बारडा के लोग ये मानते थे कि भाई हरियाणा में बारडा का स्थान कहीं बहुत ऊंचे दर्जे पर होगा कामों की दृष्टि से। लेकिन आज के दिन क्योंकि उनकी माँ की भी और उसके बेटे की भी कोई रुचि इस क्षेत्र में नहीं है, और रुचि ना होने की वजह से वो तो जो गेस्ट विजिट के रूप में कभी महीने में 2 महीने में, बहुत सारे गांव आज भी ऐसे होंगे जहां धन्यवाद दौरे के बाद या बहुत जगह तो धन्यवाद करने के लिए भी वो नहीं आई। तो जनप्रतिनिधि की जब तक रुचि नहीं हो तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। एक फैक्टर तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन जो विपक्ष में और आवाज़ उठाने की जो बात विधानसभा लेवल पर हो चाहे पार्लियामेंट लेवल पर हो, वो बड़ी ज़ोर शोर से वो सारी चीज़ें उठाई जाती हैं। लेकिन
दुर्भाग्य की बात यह है कि विधानसभा का सेशन 3 दिन के लिए बुलाया जाता है, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया जाता है, जबकि पार्लियामेंट का रेगुलर सेशन चल रहा होता है। उस पर विपक्षी दलों को बाहर निकाल दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो सरकार आज अपनी मनमानी कर रही है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। और मेरी ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरह से ये सोच के काम कर रही है कि लोगों को इतना दबा लिया जाए और इतना डरा लिया जाए कि एक तरह से इनडायरेक्ट तौर पर इमरजेंसी के हालात, या ये कह लो कि पूर्ण तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ सरकार प्रशासन ये काम कर रही है। तो ऐसे हालात में जनप्रतिनिधियों का जो महत्व बढ़ जाता है सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए का, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे और विपक्ष की कोई आवाज़ सुन नहीं रहा। ये लोगों की समस्या का मुख्य कारण है। तो आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उनको भी जान रहे हैं। तो आप आगामी जो चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो यहाँ के लोगों की आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाया जाए कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम नेता होने के नाते। तो आप ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो लोगों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जो है समस्या लोगों में आ रही है, चाहे किसानों की खेती बाड़ी से संबंधित होगी, चाहे बिजली की, पानी की, जो भी मूलभूत सुविधा। मैं पिछले काफ़ी दिन से लोगों के बीच में सक्रिय हूँ और जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो चाहे किसान हो चाहे खेत मजदूर हो, क्योंकि यहाँ खेती किसानी के अलावा किसी भी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है। भूमिहीन व्यक्ति भी खेती का ही काम करता है, चाहे वो किसी दूसरे खेत में मजदूरी पे काम करता हो, साझेदारी में काम करता हो, तो खेती के अलावा यहाँ कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन से ये पोर्टल व्यवस्था आई है, बहुत सारी जगह पे ऐसी शिकायत आती है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना ऑनलाइन दर्ज करवानी है यदि किसी भी तरह की आपकी खेती में नुकसान हुआ है, और तरह तरह के नुकसान होते हैं यहाँ। तो उस 72 घंटे के दौरान कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं अपनी ये शिकायत दर्ज करवाने से। और उसकी आड़ में अनेकों गाँव में ये शिकायतें आई हैं कि यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की ज़मीनों के और मुआवजा कहीं यमुनानगर में बैठा कोई व्यक्ति ले रहा है, कहीं नारनौल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ले रहा है। एक बहुत बड़ी एजेंसी मुझे लगता है कि इसके पीछे काम करती है, जो ऊपर से मिली भगत करके, और यहाँ के किसानों का जो जायज़ हक है उस हक को सरकार तो अपनी दावेदारी करती है कि हमने इतने हज़ार करोड़ रुपया लोगों के मुआवजे के लिए दे दिया, ये कर दिया, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा है और ये एक सुनियोजित कार्यक्रम लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तरह तरह की पोर्टल व्यवस्था, बहुत बड़ी समस्या आज गांव में ये बनी हुई है। चाहे मैं आज यहाँ चंदेनी गांव में बैठा हूँ, चाहे किसी भी 100 हमारे 125 गाँव यहाँ हल्के में पड़ते हैं, हर गांव में घर का एक व्यक्ति सुबह थैला लेके निकलता है, जिसमें आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, जिसमें फैमिली आईडी होती है, और उसमें वो या तो कोई स्पेलिंग ठीक करवाने के लिए 10-10 दिन चक्कर काटता है, या जिसके पास साधन नहीं है और वो जो सिर्फ पेंशन के सारे जिंदा है, उस आदमी को 1,80,000 तो छोड़ दो, 6-8 लाख रुपया उसकी इनकम दिखा दी जाती है। फैमिली आईडी में मेरे पास एक केस ऐसा आया कि जब फैमिली आईडी बन रही थी तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी के माता पिता का भी नाम पूछा होगा, और उसके फादर इन लॉ फौज में रिटायर्ड थे और उस व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं, उसके फादर इन लॉ को भी उसकी फैमिली में शामिल कर दिया और उससे कह दिया कि भाई आप तो पेंशन ले रहे हैं, आपका परिवार तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे आदमी जो सरकारी सहायता के ऊपर अपना परिवार का गुजर बसर करते थे, आज झोला लिए हुए घूम रहे हैं, और इन दफ्तरों में कहीं नेट नहीं चलता, कहीं पोर्टल नहीं चलता, कहीं पोर्टल में लोड नहीं हो पाता, कहीं लोड करवाने के बाद शाम को ये खबर आ जाती है कि भी आपका ऑनलाइन नहीं हो पाया, आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है। ये शिकायतें लिए हुए घर का एक आदमी सुबह निकलता है दफ्तरों में चक्कर काटते काटते, और शाम को थक हार के घर आता है और फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। तो सब आदमियों को सड़क के ऊपर ले आया हुआ है। असल सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए वो ना कोई सरकारी दफ्तर में मिल रही है, और ना इस पोर्टल व्यवस्था के कारण जो CSC सेंटर बने हुए हैं उनमें कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कोई सुविधा किसी को नहीं मिल रही, सब लोग सड़कों पर।
तो सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं बाजरे खरीद को लेकर के मंडियों में जो व्यवस्था हो सुचारू की गई है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लंबी लाइनें लगती हैं। किसान जो है ना अपने ट्रैक्टरों की लाइनों का इंतजार करते हैं अपना बारी का, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है ना कितनी जोर शोर से आवाज़ उठा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री साथ लगते हुए क्षेत्र लोहारू से हैं और परसों मैं लोहारू से सतनाड़ी होके आया और यहाँ लोहारू में भी सतनाड़ी में भी कम से कम भी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी ट्रैक्टरों में। उनके ऊपर आदमी अपनी सोने की तैयारी कर रहे थे शाम के समय, सुबह तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भाड़े के ट्रैक्टर लेके लोग आ रहे हैं और कहीं कोई बाजरे की खरीद की जो एक व्यवस्था पूर्व व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तुलाई की व्यवस्था नहीं है। और उसको जो रिजेक्ट करने के जो एक तरीके निकाले गए हैं, ये भी किसान को दुखी करने के अलावा, परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। और बाजरे की खरीद के मामले में इस बार जो सरकार ने निकम्मापन दिखा रखा है, ये तो आखिरी दर्जे की तंग करने वाली बात आई है। तो जो है भाजपा और जो जेजेपी है उनकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन ही मजबूत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है ना सभी सीटें जीतने का दावा करती है, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक जो है ना सत्ता में आ नहीं सकता। जवाब दे दिया था ये जो कौन है दिया। अच्छा, ये चंदेनी गांव के जो हमारे साथी और भूतपूर्व सैनिक भी हैं। चंदेनी गांव तो है ही भूतपूर्व सैनिकों का। और ये भी सच है कि बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी, उस वक्त रेवाड़ी में जो पहला जलसा किया गया था, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है बीजेपी के, उन्होंने सैनिकों की ही रैली करके और पूरे देश में सत्ता पर कब्जा प्राप्त किया था। इस सैनिकों के गांव में सत्ताधारी पार्टी के विधायक को लोगों ने ये कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमें गांव में इकट्ठा भी क्यों करते हैं, और उसको यहाँ वो स्थान, वो सम्मान नहीं मिल पाया जो एक जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। ये हालात यहाँ इस गांव की है। और ये जो आप कह रहे हैं कि भी कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का संगठन ही है कि जिसकी वजह से कल ही सर्वे रिपोर्ट आई है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की, सारी स्टेटों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, मैं कांग्रेस संगठन की बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पर जिसमें हरियाणा अछूता नहीं है, कांग्रेस का संगठन है आज के दिन कि सारी स्टेटों की सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस को एक तरफा जीत में दिखाया गया है। जिस दिन हरियाणा प्रदेश का चुनाव आएगा, वो यहाँ कम से कम वर्तमान सत्ताधारी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी का नाम लेने वाला नहीं होगा, चाहे लोकसभा का चुनाव होना, चाहे विधानसभा का चुनाव होना। ये मैं कल के सर्वे जो साथ लगते हुए स्टेट में जिसमें अभी 2 महीने बाद चुनाव होना है, उस सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ। ये हरियाणा कांग्रेस पार्टी का संगठन है, जिसकी वजह से आज दोबारा से लोग कांग्रेस का नाम लेने लगे हैं, कांग्रेस को याद करने लगे हैं और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो भी भाजपा को छोड़ने की जो है घोषणा कर चुके हैं, तो उससे हरियाणा की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? मुझे ये तो आपसे पता चला है कि भी उन्होंने कोई इस तरह की घोषणा बीजेपी को छोड़ने की करी है वीरेंद्र सिंह ने, पर इतना मैं जानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का, और मैं हरियाणा प्रदेश में क्योंकि राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हूँ और अपने क्षेत्र में तो यहाँ मैं लगा हुआ ही हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश की आम जनता के बारे में ये जानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके या उसकी सहयोगी पार्टी के साथ जाके वोट दिया था, तो वो आज छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। किसी व्यक्ति विशेष ने छोड़ने के लिए मन बनाया है, नहीं बनाया है, इस बारे में तो मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर चर्चा है कि भी कल कोई एक राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक रैली कर रहा है और वो छोड़ने का मन बना रहा है। लेकिन कोई राजनीतिक व्यक्ति छोड़े ना छोड़े, जनता ने छोड़ दिया है, बीजेपी को भी छोड़ दिया और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी को भी छोड़ दिया है, ये निश्चित है। तो जैसे कि आप बंसीलाल परिवार से बिल्कुल टच में रहे शुरू से लेके, हरियाणा के राजनीतिक बंसीलाल का नाम एक उभर के जो सबसे पहले नाम आता है। उन्होंने हरियाणा का युग पुरुष भी कहा जाता है, विकास काफ़ी करवाए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो किरण चौधरी भी उन्हीं परिवार से बिलोंग करते हैं, उधर रणजीत महिंद्रा भी उन्हीं परिवार से वो करते हैं। तो इसका भिवानी की राजनीति का अगर देखा जाए तो कितना असर देखना? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है
चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर भी रहे और इस परिवार के सदस्य के तौर पर, और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम किया वो आज तक कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री इतने काम नहीं करवा पाया, ये भी निश्चित है। और चौधरी बंसीलाल का नाम इस क्षेत्र के लोग बड़े सम्मान से लेते हैं। अब ये जो आपने परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछा है, ये तो व्यक्ति का व्यक्तिगत रोल होता है। चौधरी बंसीलाल के सिर्फ नाम से या परिवार से कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि भी कोई वो स्थान बना लें, तो चौधरी बंसीलाल ने अपना स्थान जो बनाया था वो हरियाणा प्रदेश में बिजली, पानी, सड़कें, नहरें, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो रोल चौधरी बंसीलाल ने किया था, वो रोल करके कोई भी उनके बराबर अपने आप को अगर दिखाना चाहे, स्थान बनाना चाहे, तो एक रास्ते सबके लिए खुले हैं। और अगर सिर्फ नाम का कोई खाना चाहे तो ये ना यहाँ संभव है, ना कहीं दूसरी स्टेट में संभव है, कहीं भी संभव नहीं है। सब लोगों को मिलके लोगों के लिए काम करना पड़ेगा और लोग काम का सम्मान करते हैं। चौधरी बंसीलाल का सम्मान आज भी इसलिए खड़ा हुआ है कि उन्होंने जो काम कर दिया वो काम कोई दूसरा व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में नहीं कर पाया। उनका एक अपना स्थान है। तो आप ग्रामीण के बीच में जा रहे हैं, कितना जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। आगामी चुनाव आप यहाँ से लड़ने वाले हैं, पता चला है, तो कितना जोश लोगों में देखने एक तरफा है माहौल है। और जहाँ तक लड़ने की बात है, मेरा तो ये गांव जैसा ही गांव है, चंदेली गांव में। और जब लोगों ने मेरे को विधायक चुना था, चौधरी बंसीलाल जी के साथ ही थे, बल्कि उस वक्त तो हमने हरियाणा विकास पार्टी, कांग्रेस पार्टी में से निकल के अलग पार्टी बनाई थी। और इस क्षेत्र में, इस बारडा विधानसभा क्षेत्र में 1952 से लेके आज तक का हाईएस्ट वोटों से जीतने का रिकॉर्ड, 28,000 वोटों से जीतने का रिकॉर्ड मेरे नाम है। कोई भी दूसरा व्यक्ति, जिसमें मेरे पिताजी स्वयं भी शामिल हैं, मेरे से ज़्यादा मार्जिन से कोई व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं जीत पाया। और जो आज का माहौल मैं देख रहा हूँ, और मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में ही रहता हूँ, और पिछले काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक अनुभव जो मेरा बोलता है, मेरा रिकॉर्ड जो मेरे द्वारा जो जीत का रिकॉर्ड है वो मैं ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। ये चुनाव के समय जब आप कह रहे हैं कि भी ऐसा मौका मिलने वाला है, तो वो चुनाव का जब मौका आएगा तो मेरा रिकॉर्ड लोगों की मदद से और लोगों की भावना को मैं समझते हुए मैं बता सकता हूँ कि ये लोग इतना ज़्यादा वोट करेंगे कि मेरे द्वारा मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, ये निश्चित है। धन्यवाद।